सभी को नमस्कार। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं उनको बता दूं कि आज हम ये करंट अफेयर जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि जो पीछे यानी कि फर्स्ट डेट से लेकर यानी कि 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जिसके ऊपर 3 से 4 वीडियो आएंगे। यानी कि लगभग 15 तारीख तक मैं बात करूं तो 5 वीडियो बनने हैं टोटल, क्योंकि 16 तारीख से यानी कि 16 तारीख से जो है वो रेगुलर करंट अफेयर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी यानी कि इंपॉर्टेंट जो मुद्दे थे या फिर इंपॉर्टेंट जो भी यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो सारे लोग जो है वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जितने भी यानी कि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहने वाला है। तो सारे लोग फटाफट से जल्दी से क्या है कि इसको जो भी लोग देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिएगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि आप लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, और जो भी इसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फॉलोअप लेना, उनको देखना है। चलिए, एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग शुरुआत करते होते हैं। तो यहाँ पर भी एक कोट जो कि आपके सामने दिया गया है कि सफलता का रास्ता हमें कभी भी बना बनाया नहीं मिलता। सफलता का रास्ता हमें कभी भी बना बनाया नहीं मिलता, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है। जो जैसा रास्ता चुनता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है, उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली की सीएनए की जो पीडीएफ है, सीएनए नहीं मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि सीएनए की पीडीएफ है, रीजनिंग की पीडीएफ है या फिर द हिंदू की जो पीडीएफ है, ठीक है, ये सारी की सारी आपको कहां से प्रोवाइड करवाई जा रही है? तो बैंकिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, डेली पीडीएफ बाय बैंकिंग एकेडमी, इसके ऊपर आप जाओगे तो यहां से पीडीएफ जो है वो आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। आपको किसी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम यहां से नहीं होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि दिया गया है कि नेम द फर्स्ट एवर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि पहली ऐसी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है ऑफ द इंडियन रेलवे टू रिसीव द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि IMS इंडियन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट जो है जिनको मिला है, यानी कि एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी एक्सप्रेस का यहां पर नाम दिया गया है। तो शताब्दी एक्सप्रेस पहली कौन सी है ये आप लोगों ने बताना है। मुंबई अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस है, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है, हावड़ा पूरी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस है, या फिर न्यू दिल्ली कालका न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन होगा, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है। ये पहली यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस है जिसको क्या है इस तरह का ये एक प्रमाण पत्र मिला है, जिसको एक सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन वैसे अगर हम बात करते हैं तो ये सेकंड नंबर की ट्रेन है। कौन से नंबर की ट्रेन है? सेकंड नंबर की ट्रेन है, ये ध्यान में रखना है। पहली कौन सी थी? इंडियन रेलवे द्वारा जो यानी कि पहली ट्रेन जिसको यानी कि दिया गया था तो वो एक्सप्रेस ट्रेन थी, जो कि हमारे सामने दिया गया है हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस जो है, ये पहली ऐसी ट्रेन थी जिसको यानी कि क्या है कि ये सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया था। लेकिन ये सेकंड नंबर की है, लेकिन शताब्दी के अंदर पहली है, इस चीज का हम लोगों ने खास ध्यान रखना है। शताब्दी में कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर पहली है, और वैसे दूसरे नंबर की ट्रेन है, ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसा कि पूरा यहाँ पर क्लेरिफिकेशन जो है वो दिया गया है, डिक्लेरेशन दिया गया है। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस वाज गिवन IMS सर्टिफिकेट रिसेंटली, उनको हाल ही में मिला। द ट्रेन हैज बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि IMS सर्टिफिकेट जो है ट्रेन ऑफ द साउथर्न रेलवे के अंदर बनी है, ये खास ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो बिकम द फर्स्ट शताब्दी ट्रेन एज वेल एज, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, कि सेकंड मेल और एक्सप्रेस ट्रेन बनी है जो कि इंडियन रेलवे द्वारा, जिसमें क्या है कि ये सर्टिफिकेट जो है प्राप्त किया है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये सेकंड नंबर की है और पहली क्या है? शताब्दी ट्रेन है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए, ये सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्टिफिकेट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो IMS सर्टिफिकेट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनेंस
एंड बेटर यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, ये इनको दिया गया है। IMS सर्टिफिकेट क्या है जिसके बारे में यहां पर दिया गया है, इसको अलग अलग यानी कि सर्टिफिकेट इज ए होलिस्टिक अप्रोच है, कंबाइनिंग मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस के ऊपर अलग अलग तरीके से रहता है, उनके हिसाब से दिया जाता है। जैसे नंबर 1 पे दिए ISO 9001 है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। ISO 14001 है, ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। ISO 45001 है, तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए दिया जाता है। और 4th नंबर पे दिया गया है ISO 27001, ये दिया जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। और 50,001 जो है वो दिया जाता है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। तो ये अलग अलग रहता है। तो इसको ये कौन सा मिला है, तो इसको ये अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें बताया गया ये किस में दिया गया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत है। तो मैनेजमेंट सिस्टम वाला तो कौन सा है, जैसा आपको मालूम है ना। तो ये इनको हाल ही में कह सकते हैं कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट के तहत इनको जो है दिया गया है, ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल, यानी कि गंगा उत्सव 2021 या रिवर फेस्टिवल इज विच एडिशन ऑफ द एनुअल गंगा फेस्टिवल, यानी कि इस साल गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल वार्षिक गंगा उत्सव का कौन सा संस्करण था। ये संस्करण हम लोगों ने बताना है, 5th नंबर का था, 4th नंबर का था, या फिर 3rd नंबर पे था, या फिर 4th नंबर पे था, ये हमें लोग मालूम होना चाहिए। जैसा कि आपके सामने दिया गया है कौन से नंबर का, 5th नंबर का ये बना है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली 5th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 जो है वो यानी कि बनाया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो हैज बिगन विच ऑफ द नेशनल रिवर, गंगा के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया गया। गंगा वाज डिक्लेयर एज द नेशनल रिवर ऑफ 14 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर के रूप में इसको क्या है कि डिक्लेयर किया गया था गंगा को सन 2004-8 के अंदर, ये खास करके ध्यान रखना है 4 नवंबर को। और द इवेंट विल ऑल्सो कॉम्प्राइज की अगर हम बात करें तो लॉन्च ऑफ द गंगा तरंग पोर्टल या फिर कर्टन रेजर ऑन गंगा नॉलेज पोर्टल एंड मैनी मोर, बहुत सारे ऐसे यानी कि पोर्टल्स वगैरह जो है वो लॉन्च किए गए हैं, ये भी खास करके ध्यान रखना है। गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव है जो चलाए जा रहे हैं, जो गंगा नदी को यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पे लेने के लिए, इसको साफ सुथरा रखने के लिए, तो गंगा एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी प्लान जो है वो चलाया जा रहा है। ये कौन से एक्ट के अंदर में आता है, तो ये 2009 के अंदर लॉन्च किया गया था। और 1986 एक्ट लगता है इसमें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्लीन गंगा फंड 2014 के अंदर इसको शुरू किया गया था, मोदी जी ने आने के बाद इसको शुरू किया था। सभी को मालूम होगा कि गंगा को साफ सफाई करना। भुवन गंगा वेब एप्लीकेशन जो है वो भी लॉन्च की गई थी। ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो बैन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल यानी कि जो 2017 के अंदर इसको भी लॉन्च किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT बैन के तहत क्या है कि इसको लिया गया था, ये भी हम लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो ये प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे हैं किसको, गंगा के लिए। ठीक है। तो ये गंगा उत्सव इस साल बनाया गया, कौन से नंबर का था, 5th नंबर का था, ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। रिवर गंगा की बात करें तो ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, जो लगभग कितने किलोमीटर की है, तो 2510 किलोमीटर है, ऑफ माउंटेन वैलीज एंड प्लेन एंड द रिवर बाय हिंदूज एज द मोस्ट सेकेंड रिवर ऑन अर्थ कहा जाता है इसको, ये भी हम कह सकते हैं। इसका ओरिजिनल कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय के अंदर। ठीक है। भागीरथी रिवर है एंड ज्वाइन बाय अदर रिवर्स सच ए अलकनंदा है, यमुना है, सन है, या फिर गोमती है, कोसी है, घाघरा है। ये रिवर्स जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं ज्वाइन करती है इसको, ये हम लोगों ने खास ध्यान रखना है। ठीक है। द गंगा रिवर बेसिन जो अगर हम देखें तो मोस्ट फर्टाइल एंड द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, लगभग यानी कि कवर किया जाता है वर्ल्ड लगभग कितना, तो ये दिया गया अपने पास में। द गंगेज रिवर डॉल्फिन ऑल्सो हम कह सकते हैं कि पाई जाती है। डॉल्फिन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो गंगा रिवर के अंदर है, इंडिया के अंदर है। ठीक है। और गंगा जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्ट भी बनता है डॉल्फिन के ऊपर, क्योंकि डॉल्फिन जो है ठीक है सबसे ज्यादा अगर देखें तो गंगा रिवर के अंदर पाई जाती है, तो ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। द इंडियन नेवी फ्रैगेट तुशिल जो है ना वो हाल ही में हैज रिसेंटली बीन लॉन्च इन विच कंट्री, भारतीय नौसेना के युद्धपोत तुशिल को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है। ठीक है। यूएस के अंदर, इजराइल के अंदर, रशिया के अंदर या जापान के अंदर। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जैसा कि हमारे सामने दिया गया है
ठीक है। हाल ही में अगर हम देखें तो ये रसिया के अंदर क्या है कि इसको लॉन्च किया गया है। कहां लॉन्च किया गया है? रसिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। खास करके ध्यान रखना है, जैसा कि दिया गया रिसेंटली 7th इंडियन नेवी फ्रैगेट, यानी कि क्या है जिसका नाम दिया गया है हमारे सामने, ये ध्यान रखना है P1135.6 है ना। क्लास नेम तुसिल वाज लॉन्च्ड एट यंतर शिपयार्ड। ठीक है, कहां है ये? कलिंगार्ड, रसिया के अंदर है। यहां पर इसको लॉन्च किया गया है। द इंडियन एंड रशियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अक्टूबर 2016 के अंदर एक साइन किया था एमओयू कि 4 एडिशनल P11356, या फिर कह सकते हैं इसको दूसरा नाम जो है वो क्या दिया गया है? तुशील दिया गया है। ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको क्या है कि लॉन्च किया जाएगा, और 2 ईच इन रशिया एंड इंडिया, 2 रशिया के अंदर होंगे और 2 इंडिया के अंदर होंगे। तो ये खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, और डिजाइन एंड विल बाय द रशिया फॉर इंडियन नेवी। द शिप इज फॉर्मली नेम्ड एज तुसिल, जिसका नाम क्या रखा है? तुसिल रखा है। तुसिल इज संस्कृत वर्ड है, मीनिंग रहता है इसका प्रोटेक्टर सेल्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट ये 1135.6 इज ऑल्सो नो एज तलवार क्लास के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई। ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दे रहते हैं, इस तरीके की चीजें जो एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछी जाती होती है। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट 1135.6 जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, दीज आर मॉडिफाइड क्रीवेक 3rd क्लास फ्रिगेट जो था, ठीक है, उसके मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है, और ये रशियन एडमिरल का नाम दिया गया है। तो ये अपने लिए जरूरी नहीं है। इंडिया है 6 तलवार क्लास फ्रिगेट सर्विस के अंदर इस समय चल रहे हैं। ये भी हम लोगों ने खास करके ध्यान रखना है वे। क्लियर है? चलिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज इनोग्रेटेड। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे कौन है? तो सभी को मालूम है, अनुराग सिंह ठाकुर है भाई, है ना। अनुराग सिंह ठाकुर है। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कौन सी है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमीरपुर। कौन सी है? हमीरपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमीरपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम, ठीक है, इंडिया के अंदर जो है, इंडिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो धर्मशाला के अंदर। और ये धर्मशाला के अंदर जो स्टेडियम बनाया था ना, ठीक है, वो इनके पिताजी द्वारा बनवाया गया है ना। तो ये भी हम लोगों ने खास ध्यान रखना है। चलिए, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज इनोग्रेटेड 3 न्यू खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई। विद दिस हाउ मेनी KISCE जो है वो बन चुके हैं, ये हम लोगों ने बताना है। ठीक है, हाल ही में 3 नए लॉन्च किए गए हैं। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर जो है वो 27 होगा। ठीक है, टोटल कितने हो चुके हैं? 27 हो चुके हैं। ठीक है, पहले ये अगर हम बात करें तो कितने थे? 24 थे। अब 3 बनने के बाद 27 हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी आएगा। जैसा कि दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज इनोग्रेटेड 3 एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर इसको बनाया गया है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। 3 न्यू सेंटर कहाँ? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के अंदर, ठीक है, छत्रासल स्टेडियम दिल्ली के अंदर, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई के अंदर इसको बनाया गया है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ KISCE की बात करें तो ये हो चुके हैं 27 सेपरेट, 26 स्टेट और यूटी के अंदर। 27 हो चुके हैं 26 स्टेट और यूटी के अंदर। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, ये अगर मैं बात करूं तो ये पहले, यानी कि इन्होंने अनाउंस किया था, ये पहले थे। किरण रिजिजू जो है वो पहले थे। ये पहले की चीज है कि इन्होंने क्या है अनाउंस किया था, क्या कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत 5 ईयर के अंदर, 5 साल के अंदर, लगभग 2021 से लेकर 2022 तक, 22 से 2021-22 से लेकर 2025-26 कर दिया था, इसको बढ़ा दिया था, टाइम को एक्सटेंड कर दिया था। किरण रिजिजू पहले थे। अभी इनकी जगह कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है अनुराग ठाकुर है भाई। ठीक है, अभी कौन है? अनुराग ठाकुर है। ठीक है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अभी इनकी जगह कौन है? अनुराग ठाकुर है। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली जुलाई के अंदर इनको शायद बनाया गया था। और अमाउंट इन्होंने अनाउंस की थी टोटल इनके लिए 8,750 करोड़ रुपए जो है वो अनाउंस किए गए थे। हैज बीन एस्टिमेटेड एज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यू खेलो इंडिया स्कीम के तहत क्या है दिए थे जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी इसकी तरफ से। इट मस्ट बी नोटेड दैट द, लगभग अगर हम बात करें तो ये इतना फंड जो है एलोकेशन जो है वो किसकी तरफ से किया जाएगा? बजट एस्टिमेट का था 2021-22 के अंदर, ठीक है, स्कीम के तहत। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था खेलो इंडिया स्कीम को 2016-17 के अंदर, और इसके तहत ही चल रहे हैं खेलो इंडिया स्पोर्ट्स। अगर हम बात करें तो वो भी होते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम आगे आने वाले समय में होने वाले हैं।
है ना, 2022 में, ठीक है। कहाँ होंगे, तो हरियाणा के अंदर होंगे, सॉरी, ये कहाँ होंगे, हरियाणा के अंदर होंगे, पंचकुला में। कहाँ होंगे, पंचकुला में होंगे, याद रखना है, पंचकुला, ठीक है। उसके बाद में खेलो इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम जो है, ठीक है, ये बेंगलुरु में होंगे, कर्नाटका में, है ना, बेंगलुरु कर्नाटका में होंगे, ठीक है, बेंगलोर कर्नाटका बोल सकते हो, ठीक है। और जो खेलो इंडिया, अगर हम बात करें आपके विंटर गेम जो है ना, वो कहाँ, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, J&K में होते हैं, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए, तो ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे दिया गया, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली डेडिकेटेड सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन इन विच ऑफ द दीज पैलेस, यानी कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इनमें से किस स्थान पर सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। केवाड़िया, पिथौरागढ़, मैसूरी या पुणे, कहां पर स्थापित किया गया है, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो ये खास करके पहले तो हम लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि हाल ही में अगर हम देखें तो ये एकेडमी के अंदर, ये देखो पूरा अपने पास यहां दिया गया है कि ऑन द ओकेजन राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, सभी को मालूम होगा, ठीक है ना। एंड मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिसाइड किया है या डेडिकेटेड किया है क्या, सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जो कहां है, मसूरी के अंदर है, वहां पर स्थापित किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आएगा, मसूरी, ये खास करके ध्यान रखना है। द सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर एम टू ले द फाउंडेशन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ सिविल सर्वेंट जो आते हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि इंडिया एंड अब्रॉड के जो रहते हैं उनके लिए एक सेंटर जो है वो खोला गया है, ये खास करके ध्यान रखना है, जो हमारे सामने लिखा हुआ है। क्लियर है, इसके बारे में इतना ही हमें मालूम होना चाहिए, बाकी और कुछ चीजें जो है वो याद रखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। ये सेंटर कहाँ है, ये खास करके मैसूरी के अंदर, और यहाँ इसको खोला गया है। क्लियर है, चलिए, ये रहा पहली बात। आपको पता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को कौन नहीं जानता, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू जो है वो कौन सा है, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, दिया गया है, ठीक है, आपके सामने 182 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है ना, और 128 मीटर है स्प्रिंग जो टेम्पल है बुधा चाइना के अंदर इसकी, और 108 मीटर है, ठीक है, गोयन ऑफ ये नानसान चाइना के अंदर ही है, ठीक है। फिर स्टेचू ऑफ लिबर्टी आता है 93 का, फिर 91 का, फिर 38 का। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है, सबसे ऊंचा इंडिया के अंदर है। वर्ल्ड अगर टॉल ऑर्डर की बात करें, इंडिया इज होम ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेचू है 30 मीटर, ओवर 30 मीटर से अबव पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। 139 स्टेचू टोटल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो 30 मीटर से ऊपर है, या 30 मीटर या 30 मीटर से ऊपर है, और 42% जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, तो चाइना और इंडिया के अंदर है, ठीक है, ये खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। चाइना के अंदर कितने हैं, 34 है, और इंडिया के अंदर 25 है, ठीक है। ब्राजील में 5 है, ठीक है। जापान में जो है वो कितने हैं, तो ये 20 है, और ताइवान में जो है वो 10 है। तो ये खास करके हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाईएस्ट सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चाइना 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा, तो टोटल 139 है, ठीक है, जो हमारे सामने दिया गया है। क्लियर है, और वर्ल्ड का टॉलेस्ट अगर हम देखें स्टेचू, तो वो इंडिया के अंदर ही है, सरदार पटेल का। कहाँ है, केवाड़िया में, सब लोग जानते हैं, गुजरात के अंदर, ठीक है, और कौन नहीं जानता इनको, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज अनवील्ड द डेयरी सहकार द इनहेंसिंग द सेक्टर, व्हाट इज द टोटल फंड आउटले ऑफ द स्कीम। आपको पता है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक योजना है जिसका नाम है डेयरी सहकार, ठीक है, इसका अनावरण किया। तो इस योजना के लिए टोटल कितना, यानी कि क्या है, धन जो है, फंड आउटले जो है वो दिया है, 5000 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़, या फिर आपका आएगा कितना, 3000 करोड़, ये आप लोगों ने खास करके जो है बताना है, ठीक है। हाँ, आउटले, टोटल आउटले बताना है। क्लियर है, जल्दी से आपको मालूम होगा 5000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया है डेयरी साकार स्कीम 31 अक्टूबर 2021 को एट आनंद गुजरात के अंदर लॉन्च की गई। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आजकल स्कीम के बारे में ये भी पूछ सकता है कौन सी जगह से लॉन्च किया गया है, ठीक है। फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय अमूल टू सेलिब्रेट 75
5th फाउंडेशन डे ऑफ अमूल का, हाल ही में 75th डे फाउंडेशन डे बनाया था, जिसके लिए टोटल फंड जो है वो 5,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये आपको पता है ये नई मिनिस्ट्री बनाई है ना, न्यू मिनिस्ट्री बनाई है। और ये न्यू मिनिस्ट्री जो है, अगर मैं बात करूं तो ये न्यू मिनिस्ट्री के नए मिनिस्टर जो है वो कौन है, तो ये अमित शाह को ही बनाए गए थे, ये ना अमित शाह को बनाए गए थे, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बताने की आवश्यकता नहीं है, गांधीनगर है, गुजरात, सभी को मालूम है ना। द स्कीम विल सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग एफर्ट्स of strengthening the dairy sector in the country, doubling the farmers income as well as realize the यानी कि vision of from cooperation to prosperity। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सारी मिल्क के क्षेत्र में आगे बढ़ना, उसको प्रोसेसिंग में लेके आना, उसको आगे बढ़ाना, फार्मर्स की डबल इनकम करना, डेयरी सेक्टर को बढ़ाना, ये इसका मेन मकसद जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नीदरलैंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस फर्म है KPMG हैज रोप्ड इन वू एज द CEO ऑफ KPMG इंडिया डिवीजन। यानी नीदरलैंड स्थित एक क्या है, वित्तीय सेवा फर्म है जिसका नाम है KPMG ने अपने KPMG इंडिया डिवीजन के लिए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, ये आप लोगों ने बताना है, जल्दी से बताइए। तो ये थी नागपुर वाला अर्जुन विद्यानाथन। ठीक है, उसके बाद में नितिन एट्रॉय या फिर अरुण कुमार। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो अपने सामने जैसा दिया गया है, पूरी इंफॉर्मेशन आगे है, लेकिन यहां पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ये जी नागपुर वाला। ठीक है, जैसा दिया गया, फाइनेंशियल सर्विस फर्म है KPMG हैज अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर पार्टनर, ये थी नागपुर वाला जो है, इनको यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है इंडिया डिवीजन के लिए, खास करके ध्यान रखना है। ये न्यू CEO ऑफ रहेंगे। ठीक है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, फरवरी 2007-2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक ये क्या है, इसका हम कहते हैं CEO रहेंगे। हाँ, ये किसकी जगह आएंगे, तो हाल ही में कौन है, अरुण M कुमार है, इनकी जगह जो है वो स्थान लेंगे। इन्होंने 5 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, 6 फरवरी 2022 को कंप्लीट हो जाएंगे। विद द न्यू अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बाकी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ग्लोबल चेयरमैन को ना ये मालूम होना चाहिए, जैसा हमारे पास में दिया गया बिल थॉमस है। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो एम्स्टलवीन नीदरलैंड के अंदर है, ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, which company is the most valuable publicly traded company by market capitalization in the world। वर्तमान में समय में विश्व में बाजार पूंजीकरण द्वारा सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट यानी कि कैपिटलाइजेशन की कंपनी कौन सी है, सऊदी अरमेको है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है या अल्फाबेट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट रहेगा। क्या रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट रहेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को हैज सरपास्ड, एप्पल को इसने सरपास कर दिया है, बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल, हम कह सकते हैं पब्लिकली ट्रेड कंपनी बन चुकी है। ठीक है, 29 अक्टूबर 2021 को एट द मार्केट सुजन लगभग अगर बात करें तो इसका कितना है, माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का है 2.46 ट्रिलियन और इसका है 2.49 ट्रिलियन डॉलर है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए इसके बारे में इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए, इंडियाज बिगेस्ट एरोमेटिक गार्डन, इंडिया का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन मतलब होता है कि सुगंधित जो उद्यान रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जहां से यानी कि क्या है कि अलग अलग तरह के फूल रहते हैं, सुगंध आने वाले। ठीक है, वो हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ दिस प्लेस, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है, गुड़गांव, नैनीताल, जयपुर या फिर पुणे। कौन सा इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग शायद सही सोच रहे होंगे, क्योंकि हम लोग आज तक जो है गार्डन की जब भी बात आती है तो सबसे ज्यादा गार्डन जो है ना वो हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किए हैं, तो सबसे ज्यादा गार्डन जो है हम लोगों ने यूके उत्तराखंड के अंदर डिस्कस किए। भाई बहुत सारे गार्डन हम लोगों ने पढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, तो ये भी अब हम जाहिर सी बात है वहां की बात करें तो वही होगा। तो उत्तराखंड गेट इंडियाज लार्जेस्ट सुरभि वाटिका भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुरभि वाटिका इसका नाम रखा गया है।
एरोमेटिक गार्डन बना है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। कहां बना है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बना है, जैसा कि हमारे सामने ये रहा है नैनीताल, इसका राइट आंसर। क्लियर? ठीक है। द रिसर्च विंग ऑफ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनोग्रेट किया है क्या? तो इंडिया इन लाल कुआं ऑफ नेशनल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लाल कुआं के अंदर इसको क्या है स्थापित किया गया है। स्टेब्लिश्ड इज एन एरिया ऑफ 3 एकड़ के अंदर इसको स्थापित किया गया है। द गार्डन लगभग 140 डिफरेंट स्पीसीज इसके अंदर रहने वाली है, यानी कि 140 प्रकार के अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल जो है वो यहां पर रहने वाले हैं। द प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड ईयर 2018-19 के अंदर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसको अप्रूव किया गया 2018 के अंदर, तो ये अपने लिए जरूरी नहीं है, वो याद रखना है। उत्तराखंड की बात की जाए तो 9 नवंबर 2000 को इसका फाउंडेशन हुआ था। उत्तराखंड के गवर्नर है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और यहाँ के पीएम जो है ना, सीएम जो है वो पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, और उत्तराखंड की कैपिटल जो है ना वो देहरादून है विंटर के लिए। ठीक है, और गैरसैंण है समर के लिए। ये आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। क्लियर है? ये दिया गया है एरोमिक सुरभि वाटिका इसको बोला गया है, लाल कुआं के अंदर है ये। ठीक है, इस तरीके के फूल जो है, ठीक है, ये आपको पता है पुरानी मूवी के अंदर महिलाएं जो है, ठीक है, अपने बालों के अंदर इनको लगाती थी। गजरा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गजरा ना, गजरा मोहब्बत वाला है ना, तो ये वही है, इसमें भी सुगंध आती थी। ठीक है, ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो यहां तक आपको समझ में। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 दिन की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो है वो इसके अंदर ली गई है। बाकी की रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। और 16 तारीख यानी कि 15 तारीख यानी कि मंडे से शाम को 8:30 बजे वापस से अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू शुरू हो रहा है। ठीक है, 8:30 बजे मंडे से, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में गए हुए थे। मंडे से जितनी भी आपकी क्लासें थी, ठीक है, चाहे वो मैथ की क्लास थी, चाहे वो रीजनिंग की थी, और चाहे वो करंट अफेयर की थी, और चाहे वो आपकी द हिंदू की थी, सारी की सारी क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है। तो YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस मिलती रहेगी। चलिए, तो आज का हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।